गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय माँ सरस्वती। जय महाकाल। हर हर महादेव। ठीक है। हरिओम। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन शुभ हो। ठीक है। तो आइए सब लोग फटाफट जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग, आ जाओ सब। आ जाओ भाई, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ो। सर जी, आपसे बात करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा क्या सर जी? अरे नहीं यार, बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फटाक से कमेंट करो, हम देख ले रहे हैं, अभी प्रेजेंट में देख ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। यार तुम लोग ठंडी में काहे इतना लेट कर रहे हो? बताओ। तुम ही लोग इतना लेट हो। ऊपर से कहोगे सर लेट आते हो। बताओ। अब मान लो 40 पर लाइव, 38 पे लाइव आ गए हैं। 6:38 पे बताओ, तुम लोग खुद ही इतना लेट हो, कैसे काम चलेगा यार? मान लो हम लेट हो गए, ठीक है, तुम लोग तो घर पे सोए हो ना। आप लोग तो घर पे सोए हो ना। आज मैं पक्का। ठीक है। अरे मनोज जी, आप करो तो सही। अभी आया कहाँ, हमने देखबा नहीं किया। मैसेज करेंगे तब ना देखेंगे, या फिर कॉल करेंगे तब ना देखेंगे। और सर क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है यार। जय श्री राम। उठ नहीं पाते हैं सर, अरे जल्दी जल्दी जुड़ो, देखो आधे लोग भी नहीं आए हो आज। आओ जल्दी यार तुम लोग। गजब बेइज्जती, बताओ। रजाई में सो के नहीं पढ़ पा रहे हो, बताओ कैसे पढ़ेगा तू लोग?
सर मैं क्या, अच्छा अभिषेक त्रिपाठी, अच्छा ठीक है, ठीक, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, कहाँ तक हो गया था? चलो भाई शुरू करते हैं अब। चलो भाई, दीपक कुमार करे आज मेरा कमेंट पढ़ना टीचर। ठीक है भाई, पढ़ लिए, चलो। चलो भाई आ जाओ। चलो बाकी लोग को सोए रहने दो, आज आधे ही लोग आए हो, सोने रहने दो बाकी लोग को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कोलाइडो के अनुप्रयोग। कोलाइडो के अनुप्रयोग। ठीक है, चलो। कोलाइडो के अनुप्रयोग। चलो फटाफट करो, लॉन्ग आंसर भी करना है आज, ठीक है। कोलाइडो के अनुप्रयोग, पहला होता है आकाश का रंग, आकाश का नीला रंग। आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वह किसके कारण होता है भाई? यह हमारे कोलाइड के कारण होता है। ठीक है, पहला जो प्रयोग पढ़ना है, आकाश का नीला रंग पढ़ना है। आकाश का नीला रंग पढ़ना है। नीला रंग दिखाई देना, आकाश का नीला रंग दिखाई देना कोलाइड का पहला अनुप्रयोग है। क्या है भाई? आकाश का नीला रंग दिखाई देना किसके कारण होता है? कोलाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोलाइड के कारण होता है। बात समझ में आ रहा है भाई? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? कोलाइड कारण, सॉरी कोलाइड के कारण दिखाई देता है। बात समझ में आ रहा है? किसके कारण होता है? कोलाइड के कारण। क्योंकि जो कोलाइड के कण होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं, जब प्रकाश किरण उस पर पड़ती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वह ज्यादा फैलता है। वह क्या होता है? ज्यादा फैलता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं प्रकीर्णन के कारण। कोष्टक में लिख लेंगे किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण भैया? प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना? किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है भाई, चलो दूसरा पढ़ना है। अरे भैया हम आज सब डाउनलोड कर देंगे, क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है, सब हम अपलोड करवाएंगे। अब घबराओ नहीं, आज सब अपलोड करवा दिया जाएगा। कौन यूपी बोर्ड में है, कौन एमपी बोर्ड में है, कौन बिहार बोर्ड में, सब आज अपलोड किया जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा है कोहरा, धुंध एवं बरसात।
कोहरा, धुंध एवं बरसात। कोहरा, धुंध एवं बरसात यह किसके कारण होता है? कोलाइड के कारण होता है। कोहरा, धुंध एवं बरसात किसके कारण होता है? किसके कारण होता है भाई? कोलाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोलाइड के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और नीले रंग का प्रकाश ज्यादा फैलता है, प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए पूरा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सर वीडियो दिख नहीं रही है, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई मेरे? ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो सही चल रहा है। ठीक है भाई, वीडियो सही चल रहा है, आप अपना नेटवर्क चेक करें। वीडियो सही चल रहा है भाई, आप अपना नेटवर्क चेक करें, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये सब किसके कारण होता है? ठीक है, और इन्हीं तरह के अनुप्रयोग हैं, और इसी तरह का अनुप्रयोग, धुंध गलत लिखा है, अच्छा, और इसी तरह के अनुप्रयोग हैं, आप इसको पढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, एक और लिख लीजिएगा तीसरा, जो कि इंपॉर्टेंट है, नदियों का डेल्टा बनने में। नदियों का डेल्टा बनने में नदियों का डेल्टा बनने में भी क्या है? ठीक है ना। देखो नदियों में डेल्टा कैसे बनता है, समझिए। नदियों में डेल्टा कैसे बनता है? तो पानी में बालू के कण, नदियों में डेल्टा कैसे बनता है समझिए। पानी में बालू के कण मिश्रित नहीं होते हैं, इनका निलंबन होता है, सिर्फ फैले रहते हैं। जो पानी में बालू के कण हैं वो क्या होते हैं? घुलते नहीं है, सिर्फ उसमें फैले रहते हैं, मतलब उनका निलंबन होता है। तो जब वह कण बहाव के कारण किनारे पे बैठते हैं तो देखोगे ऐसे कुछ डेल्टा टाइप में बनता है। कैसे बनता है? डेल्टा टाइप में बनता है। तो हम कहते हैं, इस वाले में हम थोड़ा सा लिखेंगे, इस वाले में हम थोड़ा लिखेंगे भाई, ठीक है ना। इस वाले में हम थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। कहते हैं नदी के जल में रेत के, नदी के जल में रेत के, क्या बोलेंगे? हाँ, डेल्टा क्या होता है वही बता रहे हैं, डेल्टा को बता रहे हैं। नदी के जल में रेत के आवेशित कण निलंबित होते हैं। रेत के आवेशित कण इंपॉर्टेंट है, डेल्टा इंपॉर्टेंट है भैया। नदी के जल में रेत के कण आवेशित, रेत के आवेशित कण निलंबित रहते हैं, निलंबित रहते हैं। क्या होते हैं? निलंबित। निलंबन क्या होता है? तो हम कहते हैं, हाँ डेल्टा क्या होता है सब बता रहे हैं। निलंबन क्या होता है? हम कहते हैं जब विलायक में विलय के कण घुले ना, सिर्फ उसमें फैल जाए। तो देखो बालू क्या होता है, ऐसे ऐसे हिलाओ, फैल जाता है, थोड़ी देर बाद बैठ जाता है ना, ऐसे विलयन को हम कहते हैं निलंबन। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? निलंबन। आगे
जब नदी का जल समुद्र के, पता है क्या, जब नदी का जल समुद्र जल के संपर्क, समुद्र जल के संपर्क, किसके संपर्क में आता भाई, समुद्र जल के संपर्क में आता है तो, में आता है तो उस समय, आता है तो उस समय उपस्थित वैद्युत अपघट्य, उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट्य, उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट्य, उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट्य उनको अस्कंदित करके इनको अवक्षेपित कर देते हैं, उनको अस्कंदित करके अवक्षेपित कर देते हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे स्कंदन क्या होता है। हमने बताया था कि स्कंदन वह प्रक्रिया है जिसमें यदि कोलाइडी विलयन के आवेशों को हटा दिया जाए, कोलाइडी विलयन आवेशित होते हैं, इसीलिए हमने बताया जल विरोधी कोलाइड जो होते हैं, जो जल विरोधी, जल में घुलते नहीं है, वह आवेश के कारण ही वो अस्थायी होते हैं, और जैसे ही आवेश हटाते हैं तो जो कोलाइड के कण है नीचे बैठ जाते हैं, इसी को स्कंदन कहते हैं। तो सीधे सीधे कोलाइड के कणों का नीचे की तरफ बैठना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। तो क्या कर रहा है, स्कंदन करके अवक्षेपित कर देते हैं, क्या करते हैं, स्कंदन करके अवक्षेपित कर देते हैं। यह पदार्थ एकत्रित होकर डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं, यह पदार्थ अवक्षेपित होकर डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं। यह पदार्थ अवक्षेपित होकर डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं। किसका रूप धारण करते हैं भाई, डेल्टा का रूप धारण करते हैं। डेल्टा कैसे बनता है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। निलंबन क्या होता है, हमने बताया निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि फैले रहते हैं, और कुछ समय बाद अगर उसको शांत छोड़ दिया जाए तो विलेय के कण नीचे पेदी में बैठ जाते हैं, इसे निलंबन। ठीक है भाई, चले थोड़ा आगे। ठीक है भाई, चलो। चलो भाई आगे चलते हैं।
तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, तो देखो डेल्टा कुछ यूं आकार है, कुछ यूं आकार का नदी में निर्माण होता है, इसे हम कहते हैं डेल्टा का फॉर्मेशन। पहले यहाँ पे रेत रहती है, निगेटिव आवेशित रेत, बालू रहता है, ये सब निगेटिव आवेशित रहते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं क्या, रेत के ऋणावेशित कोलाइड कण। ये क्या है, रेत के ऋणावेशित कोलाइड कण। ठीक है भाई, रेत क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। अब पानी में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है ना, बहुत सारे कण पाए, पोटेशियम होता है। ठीक है, तो देखिए ये सब रेत के होगा, और ये सब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर बहुत सारे आवेश होते हैं, और इसी में सोडियम होता है, कहीं पोटेशियम होता है, कहीं कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इस तरीके से बहुत सारे आयंस रहते हैं, क्लोरीन रहता है ना, बहुत सारे यहाँ पर आवेश रहते हैं। ठीक है भाई, ये सब क्या है, अब देखो ये सब यहाँ पे धीरे धीरे यह क्या है, यह सब रेत के सांद्रित कण है, सांद्रित कण है, रेत के क्या है, सांद्रित कण। पहले आराम से ऐसे चल रहे थे, बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, नीचे बैठने लगे। जैसे नदी का बहाव ऐसे है ना, पहले नदी बह के आ रहे थे, फिर धीरे धीरे जमने लगता है, तो डेल्टा का निर्माण, इसी को हम कहते हैं डेल्टा का निर्माण, कुछ डेल्टा के आकार का होता है। ऐसे कुछ नदी का रूप हो जाता है, इसे हम कहते हैं डेल्टा का निर्माण। ये क्या है, नदियों में डेल्टा का निर्माण। कुछ इस तरह से आप जाएंगे नदी में, बिहार में आ जाइएगा, चोपन नदी, चोपन नदी में आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही वहां पे है। हाँ, आप लोग भी बना लें, बिहार में एक चोपन नदी है, वहां पे जाएंगे तो ऐसा देखने को आपको मिलेगा। जी सर, यह बना लीजिए आप लोग। ठीक है भाई, चलो अगला है हार्डी सुलजे नियम। इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाएंगे, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हार्डी सुलजे नियम। हार्डी सुलजे नियम, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे,
जो बचा खुचा रहेगा क्वेश्चन में करा देंगे। ठीक है भाई, ठीक है ना। हार्डी सुलझे नियम इंपॉर्टेंट है। यह क्या होता है, तो हम कहते हैं विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी विलयन में उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। यह स्कंदन में पढ़ते हैं हम लोग, स्कंदन के लिए ही हार्डी सुलझे का नियम पढ़ा जाता है। किसके लिए पढ़ा जाता है, स्कंदन के लिए। ठीक है, ठीक है ना। बात समझ में, हार्डी सुलझे नियम कहाँ पढ़ते, स्कंदन के प्रोसेस में ही पढ़ा जाता है। एक प्रोसेस है स्कंदन में, हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं, कहते हैं जब विपरीत आवेशित कणों की सांद्रता जितनी अधिक होगी स्कंदन भी उतना अधिक होता है। ठीक है ना, तो वहीं पर हम लोग पढ़ते हैं क्या, हार्डी सुलझे का नियम। क्या पढ़ते हैं भैया, हार्डी सुलझे का नियम पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो 1 नंबर या 2 नंबर में हार्डी सुलझे नियम को पूछा जाता है, बहुत ज्यादा में नहीं पूछा जाता है भाई। ठीक है ना, तो इस हार्डी सुलझे नियम को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई। चलो पूछा जाता है तो कहते हैं इस नियम के अनुसार, 2 लाइन का स्टेटमेंट है, लिख लीजिए। टिप्पणी लिखने के लिए आता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, क्या कर रहा है भाई, विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, कोलाइडी विलयन के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होती है। कहते हैं कोलाइडी कोलाइडी विलयन, क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन के लिए इसकी, के लिए इसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। बात समझ में आ रहा है? इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम हार्डी सुलझे का नियम देते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही दिया है। इसे हम क्या कहते हैं भाई, हार्डी सुलझे का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में कहते हैं धनावेशित साल, जैसे में क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, धनावेशित साल। बस समझ में आ रहा है, जितने भी धनावेशित साल आ जाएंगे सबके बात हो रही, क्योंकि जो कोलाइट के कण है हमने दिखाया रेत वाला, तो उसमें निगेटिव होते हैं। जो कोलाइट के कण हो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो विपरीत कौन लाना पड़ेगा, धनावेशित लाना पड़ेगा, विपरीत आवेश होने चाहिए। तो कोलाइडों के अंदर जो होता है आवेश ऋणावेशन का ज्यादा होता है, ऋणावेशित आवेश ज्यादा होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको धनावेशित देंगे। तो क्या होगा, जब धनावेशित आवेश बढ़ेगा तो स्कंदन भी क्या होगा, बढ़ेगा। स्कंदन मतलब नीचे बैठना, उदासीन होगा तभी तो नीचे बैठेगा, तो नीचे की तरफ बैठना। ठीक है, नीचे की तरफ बैठना यह स्कंदन कहलाता है। ठीक है भैया, चलो। और जैसे में कोई धनात्मक साल का नाम अगर बात करें तो कहते हैं FeOH का थ्राइस, FeOH का थ्राइस। ठीक है, के लिए ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम, के लिए
के लिए ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम। कुछ यहाँ पे है, दिया गया है, क्या क्या दिया है देखो, जैसे एफिशिएंट 6 के फॉर एफिशिएंट 6 होता है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 होता है, तो हम लेंगे एफिशिएंट 6 के ऊपर कितना माइनस भाई 4 माइनस, के ऊपर कितना माइनस हो जाएगा 4 माइनस की स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद PO4 3 माइनस की H3PO4 होता है, तो PO4 3 माइनस की स्कंदन क्षमता क्या होगी उससे कम होगी, और इससे कम SO4 2 माइनस की SO4 2 माइनस की, ठीक है ना। तो हार्डी सुलजे नियम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी बोर्ड वालों के लिए तो एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक है क्लोरीन माइनस ले लेते हैं, तो स्कंदन क्षमता देख रहे हो, तो कहा जा रहा है भाई कि विपरीत आवेशित आयनों की संख्या बढ़ाने पर स्कंदन क्षमता बढ़ती है, और हम जानते हैं कि कोलाइडी कणों के ऊपर ऋणावेश होते हैं, तो हमें धनावेशित आयनों की संख्या बढ़ानी होगी, हमें क्या करना पड़ेगा धनावेशित आयनों की संख्या बढ़ानी होगी। तो FeOH के थ्राइस के लिए कुछ ऋणायनों के स्कंदन क्षमता का क्रम यह है, आप लोग देखें यहाँ पे, ठीक है भाई। और ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, अगर दो दे दिया तो पूछे किसका स्कंदन ज्यादा होगा, तो आप देख के बता दीजिएगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, चलो आगे चलें। अरे इतना छुट्टी का कह दिली, और कितना सिंप्लीफाई करवा हो। ठीक है भाई, चलो दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर आते हैं। पहले दीर्घ उत्तरी प्रश्न पे आते हैं। दीर्घ उत्तरी बड़े बड़े क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो देखो पहला ही इसमें आप नोट करेंगे हार्डी सुलजे का नियम, पहला ही दीर्घ उत्तरी में क्या नोट करेंगे हार्डी सुलजे का नियम, इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ना इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न। और दूसरा इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका रहता है स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या। और तीसरा पढ़ना है पेप्टीकरण, पेप्टीकरण, ठीक है भाई। उसके बाद विद्युत कण संचलन पूछा जाता है, विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन, ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलो तो हम आपको विद्युत कण संचलन पढ़ा देते हैं, हम आपको विद्युत कण संचलन पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। हमने बताया था कि जो टॉपिक छूटा रहेगा
हम उसको क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हमने वहां पे बताया था कि जो टॉपिक छूट जाएगा उसको क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। हाँ सर, क्वेश्चन भी आज ही कराएंगे तो हो जाएगा। आपको पढ़ा देते हैं अच्छा एक मिनट पीछे पहले आ जाते हैं, पहले पीछे आ जाओ। यहाँ पे आप लोग देखो, हार्डी शुल्जे नियम मैंने पढ़ा दिया, हार्डी शुल्जे नियम मैंने पढ़ा दिया, स्वर्ण संख्या पढ़ा दिया है, पेप्टीकरण पढ़ा दिया, तीनों मैंने पढ़ाया। बोलो यार, तू लोग बोलता कम है, बट खाली आवास बकवास करता है। अरे तुम लोग बकवास करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या नहीं हुआ सर? चैप्टर समाप्त हो गया सर, 16 पिक्चर देखेंगे हैं। कैटरीना करीना को आप देखे हैं, बहुत अच्छी लगती है, हमसे मिली है, यही सब करोगे तुम लोग? बात समझ में आ रहा? तो पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, हार्डी शुल्जे नियम मैंने जस्ट ही पढ़ाया, स्वर्ण संख्या पढ़ाया, पेप्टीकरण पढ़ाया, और विद्युत कण संचलन नहीं पढ़ाया। विद्युत कण संचलन नहीं पढ़ाया, यह स्कंदन का एक प्रोसेस था, यह स्कंदन का एक प्रोसेस था। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। चलो ठीक है, अब विद्युत कण संचलन के लिए हम चर्चा कर लेते हैं कि विद्युत कण संचलन क्या होता है, इसको पढ़ा देते हैं। मैंने आपको यह भी बता रखा है, मैंने यह भी बता रखा है कि भाई हम हर टॉपिक को पढ़ाएंगे, अगर थ्योरी में जो छूट जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से करा देंगे, क्वेश्चन के माध्यम से करा देंगे, कुछ भी इधर उधर से होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग विद्युत कण संचलन पढ़ा देते हैं। पढ़ा दिए नहीं, आप उसे ही तैयार करो। गजब, पढ़ा दिए हैं, पढ़ा दिए तो झंडा गाड़ो ऐसे, हम झंडा गाड़ रहे हैं कि पढ़ा दिया, अरे तैयार करो बबुआ, ठीक है ना। अच्छा, पहले और क्वेश्चन लिखवा देते हैं ना, क्वेश्चन और लिखवा देते हैं, तब एक साथ पढ़ाएंगे ना। मतलब इसमें टिक लगा लेता हूं कि इसे हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। पांचवें पा जाते हैं, मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूं कि मैंने इसे नहीं पढ़ाया, ठीक है। पांचवें पे आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा देखो भैया बबुआ वही कराने वाले हैं, ठीक है ना। इधर उधर से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है अपना, ठीक है ना। इधर उधर से नहीं पढ़ाएंगे बाबू, एक भी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है भाई। तो इम्पोर्ट जो दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है, यही इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, दीर्घ उत्तरी में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरी में केवल 4 क्वेश्चन बनते हैं मेरे लाल, केवल 4 क्वेश्चन बनते हैं। हार्डी शुल्जे का नियम, स्वर्ण संख्या, पेप्टीकरण और विद्युत कण संचलन बनता है, ठीक है ना भैया। और ये 5 नंबर के आते हैं, ये सब कितने नंबर वाले हैं? 5 मार्क वाले हैं, ठीक है। अब आ जाओ, विद्युत कण संचलन, अब इसको पढ़ो। विद्युत कण संचलन, ठीक है भाई। तो हम कहते हैं कि भाई पहले विद्युत कण संचलन है क्या, विद्युत कण संचलन है क्या? तो विद्युत कण संचलन स्कंदन का प्रोसेस था, है ना। सर आप रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं? अरे भैया सरफेस केमिस्ट्री चल रही है, नोटिफिकेशन आप जहां से क्लास स्टार्ट किए थे वहां पे खुदा लिखा था पृष्ठ रसायन का चैप्टर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 8 है, वहां पे लिखा रहता है, हमें रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। क्या बताया जाए, और भी लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। पहले विद्युत कण संचलन को पढ़ा तो लें, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, और भी
लॉन्ग आंसर देख लेते हैं पहले, जो नहीं पढ़ाया गया जो छूट गया बाय द वे उसको हम कवर कर लेते हैं तब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो विद्युत कण संचलन क्या होता है, इसके अंदर में पढ़ते थे हम लोग इसको। होता क्या है, तो कहते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण कोलाइडी कण कोलाइडी कण विपरीत आवेशित, कोलाइडी कण विपरीत आवेशित, कोलाइडी कण विपरीत आवेशित, कोलाइडी कण विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। क्या कर रहा है भाई, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेशित वाले कोलाइड एग्जाम में बाहर गया सर तो धरना देने आएंगे। तो ना भैया, विद्युत कण संचलन क्या होता है, ठीक है ना। अगर एग्जाम के अंदर से आया तुम्हारा 90 नहीं आया तो तुमको फोड़ फोड़ के मारेंगे इसे, हम यह भी सुन लो। अगर इसी में से आ गया और 100% आएगा भी, अगर 90 से कम ला दिए तब भी फोड़ के मारेंगे। बताओ कबूल है, 3 बार बोलो कबूल है कबूल है कबूल है। कहते नहीं, कहते हैं विद्युत कण संचलन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, मतलब गति करते हैं, ठीक है भाई। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इस प्रकार कोलाइडी कणों का इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रोड की ओर गमन या अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ता है। क्यों बनाएंगे सर, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का। डायग्राम क्यों बनाएंगे, क्योंकि सर क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, इसलिए हम इसके लिए एक डायग्राम का यूज करते हैं।
कैसे होता है वो देखो, ऐसे, मतलब कण संचलन को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पर लगा देते हैं वायर ऐसे, और इस पर देते हैं पॉजिटिव चार्ज। प्लस वाला क्या होता है, एनोड होता है। प्लस वाला क्या होता है भैया, एनोड होता है। दूसरे साइड क्या लगा देंगे, कैथोड लगा देंगे। ये माइनस है, ये हो जाएगा कैथोड। ठीक है भैया, अब देखो इन सब में क्या है, ऐसा इसमें कोलाइडी विलयन भर दिया। क्या भर दिया भैया, कोलाइडी विलयन भर दिया। और जो कोलाइडी विलयन भर दिया, तो अब यह क्या है, यह पॉजिटिव है, यह क्या है, पॉजिटिव है, यह क्या है, निगेटिव है। क्लियर है भाई, यह पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। क्लियर है, तो अब देखो हम लोग कहते हैं, अब देखो इसी के ऊपर क्या होगा, कोलाइड के कण क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। फिर पॉजिटिव के ऊपर क्या होता है, कोलाइड कण क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। कोलाइड के कण क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। पता नहीं क्या तुम लोग बोलते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो कोलाइड कण क्या होते हैं भाई, विपरीत आवेशित होते हैं। ये इस तरह से गति करने लगते, ऐसे गति करने लगते हैं। कुछ इस तरीके से ये गति करने लगते हैं। यह क्या है, कोलाइड के कणों का अभिगमन। ये क्या है, ये कोलाइड के कणों का अभिगमन है। कोलाइड के कणों का अभिगमन है, अभिगमन है। ठीक है भाई, और इसमें भरा क्या है, ये जो इसमें भरा है ये सब, एक सब क्या भरा है, कोलाइडी विलयन। भरा क्या है, कोलाइडी विलयन भरा है। ठीक है भाई, और पूरा क्या भरा, यहां से यहां तक पूरा जल होता है इसमें, यहां से यहां तक पूरा क्या है, यहां से यहां तक पूरा इसमें जल भरा है। ठीक है, और इसके ऊपर कह देंगे ये क्या होगा, एकत्रित कण हो जाएंगे, एकत्रित कण। अब ध्यान दो, एकत्रित कण, अब ध्यान दो। अब देखिए, यह हमने एक यू आकार की नली ले रखी है। यहां पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड यहां पर ले लिया, यहां पे प्लस चार्ज दे दिया है तो यह एनोड हो गया, माइनस चार्ज दे दिया कैथोड हो गया। इसके अंदर हमने कोलाइडी विलयन को भर दिया, इस यू आकार की नली के अंदर हमने क्या भर दिया, कोलाइडी विलयन को भर दिया। ठीक है, अब यहां से हम देख रहे हैं कि कोलाइडी विलयन जो ऋणावेशित कण होते हैं, यह धीरे 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 कहाँ जा रहे हैं, यह धनावेशित मतलब विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड के ऊपर धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। विपरीत आवेशित कण के ऊपर धीरे धीरे क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसका नियम क्या हो जाएगा, विद्युत कण संचलन। यह किसके गुण को बता रहा है, ये बता रहा है विद्युत कण संचलन को। यह किसको बता रहा है, यह विद्युत कण संचलन का प्रोसेस है। इसका प्रोसेस है, विद्युत कण संचलन का प्रोसेस है। ठीक है, हाँ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। गुरुजी आपके यहाँ आएंगे तो हम लोग को पीछे लिखना, और पापा की परी लोग को फुल्की पानी।
पीछा खिलाना, पीछा क्या होता है जी? पीछा खिलाना और पापा के परी लोग को फुल की पानी, ये क्या होता है? पीछा क्या होता है हमको खुद नहीं पता। जी सर, सिलेबस जल्दी जल्दी कराएंगे। आप लोग घबराओ ना यार, हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके साथ, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो अगला दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, पायस क्या होता है। अगला दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है कि पायस क्या होता है। पायस मतलब इमल्सन। अब हाँ, अगला दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है पायस क्या होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही भाई। तो इसमें हम 5 क्वेश्चन को मेंशन कर देते हैं। अब इसको मैंने पढ़ा दिया ना, अब इसको मैंने पढ़ा दिया तो ऐसे कटिंग कटिंग वाला चिन्ह हटा देते हैं। और अगला दीर्घ उत्तरी प्रश्न है पायस या इमल्सन क्या होता है, क्या होता है तथा इसके प्रकार उदाहरण सहित लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो यह स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए है। 5वां स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए है। 5वां स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए है। पायस या इमल्सन क्या होता है तथा इसके उदाहरण तथा इसके प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। 5वां स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए है, बाकी सबके लिए है। बाकी किसके लिए? बाकी सबके लिए। तो हमने पायस आपको पढ़ा रखा है ना। पापा की परी को कोलाइडी विलियल वाला पानी पूरी खिलाना, शिवम। अरे यार गजब, कोलाइडी विलियन वाला। चलो भैया, हो गया, आगे चलें। तो यही देखो 5 टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो सबसे बड़े क्वेश्चन है, यही 5 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। चलो लघु उत्तरी प्रश्न पे चलते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, आ जाओ। लघु उत्तरी प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, देखो पहला लघु उत्तरी प्रश्न, पहला आपसे जो पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है टिंडल प्रभाव को समझाइए। टिंडल प्रभाव क्या पूछा जाता है भैया? टिंडल प्रभाव पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? टिंडल प्रभाव। क्या पूछा जाता है भैया? टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव को समझाइए। जब समझाने के लिए पूछेगा तो यहां पर हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे। हम क्या करेंगे भाई? इसका डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो हम कहते हैं जब कोलाइडी विलयन में से जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की कणों को गुजारते हैं, तो कोलाइडी विलयन के कणों का आकार वास्तविक विलयन की तुलना में बड़ा होता है। ये 4 नंबर का आता है।
ये 4 नंबर का आता है। तो इनके कणों का आकार बड़ा होता है, जिसकी वजह से प्रकाश के कण का प्रकीर्णन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रकाश के कण का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। लेकिन सर आपसे पूछा जाता है ये 4 नंबर में, अगर सुनो, अगर 4 नंबर में पूछा गया तो थोड़ा बढ़ा के लिखना है, और अगर 2 नंबर में पूछा है, 1 नंबर में पूछा है, तो ओनली डिफिनीशन एक लाइन वाला चिपका के आना है, जो मैंने लिखवा रखा है। ठीक है सर, ठीक है भाई। तो कहते हैं वह विलयन जिसकी अवस्था विलयन में, क्या बोलेंगे, वह विलयन वह विलयन जिसकी वह विलयन जिसकी अवस्था विलयन में उपस्थित करो, जिसकी अवस्था विलयन में उपस्थित करो, उपस्थित करो, उपस्थित करो तथा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। करो तथा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन कहलाता है। 4 नंबर में पूछा इसलिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक है ना। देखेंगे इस प्रकार के विलयनों में पदार्थ के कणों का आकार, इस प्रकार के विलयनों में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 10 एंगस्ट्रॉम या 1000 नैनोमीटर। ठीक है ना, आप सिंपली बोल दें क्या, 1000 नैनोमीटर तक, 1000 नैनोमीटर तक होता है, 1000 नैनोमीटर तक होता है। बात समझ में आ रहा। तो ये देखो 4 नंबर में पूछा, इसलिए हम लोग बात करेंगे टिंडल प्रभाव कहाँ मिलता है, तो कोलाइडी विलयन में मिलता है। टिंडल प्रभाव कहाँ मिलता है, कोलाइडी विलयन में मिलता है। इसलिए हम 4 नंबर में पूछा है तो कम से कम मान के चलो आपको 2 से 2.5 पेज लिखना पड़ेगा। 4 नंबर में पूछा है तो कम से कम 2 पेज तक आप पहुंचना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो बोर्ड में भी बहुत वैल्यू होती है कि कॉपी को कैसे लिखना है। 5 नंबर में पूछा है, मान के चलो 3 से 4 पेज लिखना है। 4 नंबर में पूछा है कम से कम 2 पेज लिखना है, इतना आप मान के चलो। ठीक है ना। तो ये पहले हम लोग क्या बता देंगे, पहले कोलाइडी विलयन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, कोलाइडी विलयन के बारे में बताएंगे। अब जब कोलाइडी विलयन के बारे में हमने बता दिया, अब कहेंगे इसी में आंसर लिखते समय क्या हेडिंग डाल दो, अब इसी में हेडिंग डाल दो टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, क्या हेडिंग डाल दोगे, टिंडल प्रभाव। ऐसे आपको कॉपी लिखनी है। 4 नंबर में पूछेगा तो आप पहले कोलाइडी विलयन को बताओ, है ना, पहले। हाँ अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। और ना इसी चीज को, इसे 1 नैनोमीटर को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक, इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक। कितना बोल सकते हैं भाई, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक।
सेम चीज है, समझो। तो अब हम कह देंगे टिंडल प्रभाव के अंदर, तो टिंडल प्रभाव को अब समझाएंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन देखो 4 नंबर में पूछेगा तो आपको थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करते हैं, जब तीव्र प्रकाश किरण पुंज, जब तीव्र प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा, तो इन कणों का नीले प्रकाश, तो इन कणों का नीले प्रकाश, तो इन किरणों का, तो इन किरणों का नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है, नीले प्रकाश द्वारा दृश्य हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, दृश्य हो जाता है, द्वारा दृश्य हो जाता है। दृश्य मतलब दिखने लगता है, दृश्य हो जाता है, तथा एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है, तथा एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है, शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है। लिखेंगे शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु, शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम टिंडल ने देखा था। ठीक है ना। टिंडल प्रभाव क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम इस घटना को टिंडल साहब ने देखा था, इसलिए इन्हें टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ रहा? ठीक है भाई। तो वह शंकु भी हमें बनाना है। जब क्वेश्चन 4 नंबर की बारी आ जाएगी, जब क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाएगा, तो वह जो शंकु बनता है वह शंकु भी हम बनाएंगे। जो प्रकाश का शंकु बनता है वह शंकु भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर क्वेश्चन 4 नंबर में पूछी जा रही है। क्वेश्चन कितने नंबर में पूछी जा रही है? 4 नंबर में पूछी जा रही है।
प्रकाश का स्रोत हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई आदमी देख रहा है। ठीक है, देखो यह प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश जा रही है। जैसे यह क्या है, एक कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण पहुंचेगी। तो जैसे कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण आती है तो इन्हें, इसका क्या होता है, प्रकाश की किरणों का देखो चारों तरफ प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। चारों तरफ प्रकाश किरणें क्या होती है, फैल जाती हैं। ये क्या होगा, कोलाइडी विलयन हो गया, कोलाइडी विलयन हो गया। ये क्या है, अंदर कोलाइडी विलयन भरा है। ठीक है, और देखो यहाँ पर यह वाला जो बनता है, यह वाला क्या है, यही है टिंडल का चमकदार शंकु। टिंडल का चमकदार शंकु, यही वह शंकु बना है, यह वाला, यही बीच में क्या बना है, वह शंकु बना है। देखो इतना देखोगे, इतना वाला भाग मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, ब्लैक कलर से। ये वाला देखो, यही वह शंकु बना है। यही वह शंकु है, ठीक है ना। अब देख पा रहे हो कि यही वह शंकु बना है। ठीक है, ठीक है भाई। और यह क्या है, सूक्ष्मदर्शी है। यह क्या है, सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। और यह प्रकीर्णित प्रकाश है, प्रकीर्णित प्रकाश। ठीक है, तो जब क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाएगा तो टिंडल प्रभाव में इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जब क्वेश्चन सर क्लास कब से चल रही है, क्लास 6:40 से चल रही है, क्लास 6:40 से। सर टिंडल के खोजकर्ता का नाम, अरे यार अवनीश राव, नहीं नहीं, टिंडल, टिंडल ने खोजा था। ठीक है भैया, सर्वप्रथम ने टिंडल ने बताया था। ठीक है भैया, हाँ जो कल कराए थे, जो कल कराए थे, जब वो दो
लघु उत्तरी में अति लघु उत्तरी में पूछेगा तब, मतलब कहने का जब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा तब उसको लिखना है। जो मैंने कल कराया था उसको कहाँ लिखना है सर, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है। जब आपके बोर्ड एग्जाम में वह क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, मतलब 2 नंबर में आएगा, तो उसे लिखना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा ना। जब क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा तो उसे लिखना है, अगर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में आ रहा है तब इसे लिखना है, ठीक है ना। हाँ, खिड़की से सुबह देखेंगे तो इसकी घटना मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल सही जवाब। खिड़की से सुबह सुबह देखेंगे तो टिंडल प्रभाव की घटना देखने को आपको मिलती है, ठीक है। ठीक है मेरे लाल, चलो चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा भैया, अगला क्वेश्चन लघु उत्तरी में दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत अपोहन क्या होता है। विद्युत अपोहन पूछा जाएगा। विद्युत अपोहन क्या पूछा जाएगा, विद्युत अपोहन, या इसी को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि कोलाइडी विलयनों की शुद्धिकरण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। कोलाइडी कणों के शुद्धिकरण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। दोनों सेम क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन है। दोनों क्या है भाई, सेम क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है भाई। हाँ यह बताए हैं, अपोहन क्या होता है यह हमने बता रखा है। मैंने आपको बताया था कि आप किसी चमड़े का क्या ले लेंगे, चमड़े का किसी झिल्ली ले लेंगे, चमड़े का हम लोग क्या लेंगे, थैली ले लेंगे, चमड़े की थैली लेंगे, उसमें कोलाइडी विलयन को भर देते हैं। उसमें कोलाइडी विलयन को क्या करते हैं भाई, भर देते हैं। कोलाइडी विलयन भरने के बाद एक बड़े से जल के पात्र में उसे लटका देते हैं। दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक एनोड होता है दूसरा कैथोड होता है, ऊपर से जल प्रवाहित करते हैं, नीचे से जल निकलने के लिए रास्ता होता है। उसके बाद उनमें से विलय के कण अलग हो जाते हैं और झिल्ली में जो हमारे पास थैली है सिर्फ विलायक के कण बच जाते हैं। इसे कहते हैं विद्युत अपोहन का प्रोसेस। पहले मैंने अपोहन पढ़ाया था, फिर विद्युत अपोहन पढ़ाया था। मैंने बताया था विद्युत अपोहन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो धनात्मक कोलाइडी विलयन बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है धनात्मक कोलाइडी विलयन। धनात्मक कोलाइडी विलयन, इसको भी हम पढ़ाए हैं, आप इसे चेक करेंगे। धनात्मक कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है। तो हम कहते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 है ब्राउनी गति। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है ब्राउनी गति को। ब्राउनी गति हो जाएगा।
बताओ यार, ब्राउनी गति कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, चल, ब्राउनी गति हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया मेरे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम लोग, अगला है जो लघु उत्तरी प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हम बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न में 2 नंबर वाले, लघु उत्तरी प्रश्न में जो 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं, बेसिकली ले लेते हैं 3 नंबर वाले। कौन ले लेते हैं? 3 नंबर वाले। हम लघु उत्तरी प्रश्न की बात करेंगे जो कितने नंबर में पूछे जाते हैं? 3 नंबर में। ठीक है भाई, देखो 4 नंबर में आएगा तो आप मान के चलो कि आपको 2 पेज तक ले जाना है। 5 नंबर में आएगा तो कम से कम 3 पेज तक मैटर को ले जाना है, ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो लघु उत्तरी में जो पहला आता है अधिशोषण व अवशोषण में के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अधिशोषण व अवशोषण के अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हो जाएगा मेरे लाल। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2, उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी कोलाइड में क्या अंतर है, समझाइए। उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी कोलाइड में क्या अंतर है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो पहली चीज द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी वाला काम कर लेना है ना। इसी को हमने बताया था, द्रव स्नेही व द्रव विरोधी, इन्हीं दोनों के बारे में मैंने पढ़ाया। यही दोनों को लिख दोगे मतलब वो वही चीज है। देखो क्वेश्चन में घुमाने का तरीका, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में घुमाने का तरीका देखो। हमने द्रव स्नेही द्रव विरोधी पढ़ाया, उसी मैंने बताया द्रव स्नेही क्या होते हैं, उत्क्रमणी, द्रव विरोधी अनुत्क्रमणी। ये घुमा के पूछा जा रहा है। अरे सर आप नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, वैद्युत कण संचलन हम बार बार पूछते रहेंगे। अरे भैया वैद्युत कण संचलन अब भैया पढ़ाए थे। देखो भाई वैद्युत कण संचलन आज तो पढ़ाए क्वेश्चन के माध्यम से, आप कहाँ थे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3,
तो देखो उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी में क्या करना है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी को किसको बताएंगे, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी को बताना है। यह दोनों पढ़ाया गया है, बोलो भाई, यह दोनों पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठोस पर गैसों के अधिशोषण पर प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। क्वेश्चन है, मतलब अधिशोषण को लिखिए, सीधे सीधे बोल रहा है, अधिशोषण को प्रभावित, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको पूछा जा रहा है। यही सब देखो इंपॉर्टेंट है, यही सब इसमें इंपॉर्टेंट, अब कहीं अलग से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो अब दूसरे लेक्चर में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हम लेकर आएंगे। अब आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, एक आध ठो आता है कभी कभी, नहीं तो ऐसे आता नहीं, इसमें सब्जेक्टिव ही आते हैं। जो भी है सारा हम लोग अब दूसरे वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। और आप लोग रेगुलर आप लोग को करना क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है भाई। आप लोग को क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखो हम लोग कितना भी पढ़ा दें, हम लोग कितना भी पढ़ा दें, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आपके प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ है। आप अपने से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप, जैसे कहते हैं ना कि हीरे की जितनी घिसाई होगी, क्या कहते हैं भाई, हीरे की जितनी घिसाई होती है चिकनाई उतनी ही ज्यादा आती है। तो यहां पर भी वैसे ही आप अपने दिमाग को जितना घिसोगे, आप अपने दिमाग को जितना घिसोगे, जितना उसे बल दोगे, उतना ही वह तेज काम करेगा। दिमाग के ऊपर जितना दबाव डालोगे उतना ही बढ़िया काम करेगा। फ्री रहता है ना तो बहुत मौजी वाला काम करता है, सुनना नहीं चाहता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप अपने दिमाग को कभी शांत रहने ही मत दीजिए, उसे इतना बिजी बनाइए। और इसे बार बार, कोई चीज आप पढ़ लिए हो ना, एक बार पढ़ लिए ठीक है कोई बात नहीं, उसे लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। एक बार पढ़ लिए, लॉन्ग आंसर तैयार करो, एक क्वेश्चन एक दिन तैयार करो लॉन्ग आंसर वाला, फिर उसे लिखो, फिर उसे क्या करो, लिखो कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। आप उसे लिखने की प्रैक्टिस करो, अगर लिख पा रहे हो दूसरा क्वेश्चन तैयार करो। जब तक आप किसी क्वेश्चन को बिना देखे नहीं लिख पा रहे हो तब तक उसकी प्रैक्टिस करते रहो। बात समझ में आ रहा है ना। जब तक आप कोई क्वेश्चन बिना देखे नहीं लिख पा रहे हो आप उसकी प्रैक्टिस करो। इतना प्रैक्टिस करो कि ऐसा ना हो एग्जाम में कि एक क्वेश्चन भी आपसे बहक के चला जाए। बात समझ में आ रहा है ना। इतना प्रैक्टिस करो कि एक भी क्वेश्चन, मतलब तुमको ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाए कि चाहे जो आ जाए हम कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है। इतना प्रैक्टिस, क्योंकि समय भी अपने पास है। सोचो अभी यह महीना है, फिर जनवरी है, प्लस 15 फरवरी 20 फरवरी तक का समय है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। और ना आप लोग इधर उधर के चक्कर में ना पड़ो, सफिशियंट पढ़ाया जाता है, और जितना पढ़ाया जाता है उसके बाहर से नहीं आएगा। हम
क्या बताएं, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है। अभी कभी भी किसी बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, इन्हीं में से आता है, लेकिन बच्चे लिख नहीं पाते हैं। देखो होता क्या है, न लिखने का कारण क्या होता है आप समझो। आप कई जगह के चक्कर में पड़ते हैं, हम पूरा आपको प्रोसेस समझाते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है, क्यों आप मार्क को स्कोर नहीं कर पाते हो। पहले तो आपके पढ़ाई में कमी पड़ जाती। कमी कैसे होती है? शुरुआत में जब आप 12th में एंट्री करते हो, 1-1.5 महीने बहुत मन से पढ़ते हो, जब कम सिलेबस रहता है। फिर जैसे जैसे सिलेबस पढ़ता है, आपका दिमाग का बोझ बढ़ते जाता है कि अरे यार बहुत हो गया, अरे यार बहुत हो गया, अरे यार बहुत हो गया, अरे उसे बहुत मत बनाओ। आप लोग करते क्या हो, आज किसी टीचर ने आपको मोटिवेट कर दिया, आपको किसी टीचर ने क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया, तो आज आओगे पहला चैप्टर, चलो सॉलिड स्टेट से पढ़ना शुरू करते हैं। 2 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, फिर ठंडा पड़ जाओगे, फिर नहीं पढ़ोगे, फिर 10 दिन बाद कोई टीचर मोटिवेट करेगा, फिर पहला चैप्टर से पढ़ोगे। यही गलती है, यही गलती है आप लोग की। अरे भाई आप 10 घंटे काहे पढ़ रहे हो, काहे 18 घंटे पढ़ो, मत पढ़ो 18 घंटे, आप 8 घंटे पढ़ो। 18 घंटे न पढ़कर आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन सिस्टम से पढ़ो, उसे रेगुलर पढ़ो। यह नहीं कि आज 18 घंटे पढ़ लिए, कल 15 घंटे पढ़ लिए, परसों सो गए। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है मेरे भाई। आप 8 घंटे पढ़ रहे, 10 घंटे पढ़ रहे, या कोई 7 घंटा भी पढ़ रहा है, 6 घंटा भी पढ़ रहा है, उसे रेगुलर कंटिन्यू रखो। मतलब कोई भी काम करो, उस 6 घंटे में कमी नहीं आनी चाहिए। फिर रिजल्ट ना आए तो मुझसे कहो, कोई ईमानदारी से बता दे ऐसा करता है, किसी के अंदर रेगुलरिटी है, ईमानदारी से बता देना कि किसी के अंदर रेगुलरिटी है कि हम रोज इतना टाइम फिक्स पढ़ेंगे। नहीं है, और इसी को आपको एग्जाम टाइम में सुधारना है, इसी को आपको एग्जाम टाइम में सुधारना है। अब एग्जाम टाइम आ गया है, आप अपने आप को दृढ़ और निश्चय कर लो कि भाई अब हमें पढ़ना है, इस टाइम में नहीं करना है कुछ भी काम, बस पढ़ाई करना है। अगर आप पढ़ने बैठो तो कोई कुछ भी चिल्लाए, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। आपका जो समय है आप वह समय जरूर दो। लाख कोई चिल्लाए उठना मत, पढ़ते रहो। आप अपने टाइम को कांस्टेंट करो, ठीक है, आप अपने टाइम को कांस्टेंट करो, ठीक है ना। जब तक आप अपने टाइम को कांस्टेंट नहीं बनाओगे, जिंदगी आपको कांस्टेंट नहीं होने देगी, आप भी भागते रह जाओगे, ठीक है ना। आज अपने टाइम को आप कांस्टेंट बनाओ, तभी कुछ हासिल होगा। 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने के चक्कर में ना पढ़ो। 6 घंटे मैंने किसके लिए बोला है, स्कूल टाइम या कोचिंग के छोड़कर, स्कूल टाइम या कोचिंग को छोड़कर मैंने बोला है, ठीक है ना। स्कूल टाइम या कोचिंग को मैंने छोड़कर बोला है, क्योंकि अगर मैं मान के चलूं तो जितने भी लड़के होंगे लगभग सबका सिलेबस कंप्लीट होगा। अब आप क्रैश कोर्स की तरह यहाँ पे देख रहे हो, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है। इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है। आपकी गलती यही होती है कि आप रिवाइज नहीं करते हो। पहले स्कूल में पढ़ोगे दूसरे टीचर से, कोचिंग में पढ़ोगे दूसरे टीचर से, तो स्कूल के टीचर का मैटर कुछ और रहेगा, कोचिंग के टीचर का मैटर कुछ और रहेगा। फिर आप उसे अपने तरीके से मोटिवेट करोगे, फिर आप उठा लोगे लास्ट में सीरीज, तब हो गया कचड़ा। क्या लिखोगे, घंटा? बताओ क्या लिखोगे। आप किसी एक लोग को पकड़ो कि अब इसी का कंटेंट मुझे पढ़ना है, एक लोग का कंटेंट पकड़ो। एग्जाम टाइम आ गया, 36 लोग से पढ़ोगे, 36 प्रकार से पढ़ाएंगे, कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। एक लोग का कंटेंट पकड़ो और उसे ही पढ़ो। बात समझ में आ रहा है ना। नींद बहुत आती है, रात में खड़े होके पढ़ो। नींद बहुत आती है तो रात में खड़े होके पढ़ो, टहल के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, लेकिन लेटो मत, लेटो मत, लेट के कभी मत पढ़ो।
अगर तुमको लग रहा है कि बैठे बैठे दर्द करने लगा पैर, थोड़ा ऐसे किताब ले लो, ऐसे किताब ले लो, ऐसे किताब ले लो, ऐसे घूमते हुए थोड़ा पढ़ो, ऐसे थोड़ा सा घूमते हुए पढ़ लो, उसके बाद घूमते हुए पढ़ लिए, फिर थोड़ा देर बैठ जाओ। बात समझ में आ रहा है ना? पढ़ाई बैठ के करो। और दूसरी चीज, कोई गाना सुनते हुए नहीं पढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? कोई गाना सुनते हुए नहीं पढ़ेगा, ठीक है? कितने लोग होते हैं कि गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। गाना सुनते हुए नहीं पढ़ना है भैया। गाना सुनते रह जाओगे, एग्जाम में जब भूलेगा ना तो वही गाना याद आएगी, ठीक है ना? ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जैसा होगा बताया जाएगा। क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन कराएं, अगर क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो हम मेटलर्जी पढ़ाएंगे, तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत प्रकरण पढ़ाएंगे, जो यूपी बोर्ड में नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो सबसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जिसका सही लगता है उसी से पढ़ो। आपको जिससे सही लगता है बस उसी का पढ़ो। जैसे किसी से फिजिकल अच्छा लगता है, फिजिकल उनका पढ़ लो। किसी का इनऑर्गेनिक अच्छा लगता है, इनऑर्गेनिक उनका पढ़ लो। किसी का ऑर्गेनिक अच्छा लगता है, उनका पढ़ लो। अंग्रेजी 2-3 लोग से पढ़ो, जिनका अंग्रेजी अच्छा लगता है उनका अंग्रेजी पढ़ लो। तो स्कूल में फिजिक्स पढ़ते हो, कोचिंग में फिजिक्स पढ़ते हो, मतलब ऑनलाइन, तो स्कूल वाले का फिजिक्स अच्छा लग रहा है, स्कूल वाले का तैयार करो, पढ़ो सबका, तैयार उनसे करो। ऑनलाइन वाले का अच्छा लगता है, ऑनलाइन वाले का कर लो। मैथ जिनका अच्छा लगता है उनसे पढ़ लो। कॉन्सेप्ट उन्हीं का माइंड में सेट करो, उन्हीं का कॉन्सेप्ट माइंड से सेट करो जिसका तुम्हें इजी लगे। सर गर्लफ्रेंड से बात करते करते पढ़ते हैं सब लोग, देखा हूं। अरे ऐसे कैसे पढ़ते हैं जी? रात में कितने टाइम पढ़ें? देखो, रात में पढ़ो चाहे दिन में पढ़ो, आप किसी भी टाइम पढ़ो, आपके पास जो टाइम है उसी टाइम में पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ाया जाता है पहले उसका रिवीजन करो। बात समझ में आ रहा है ना? जितना पढ़ाया जाता है पहले उसका रिवीजन करो, उसके बाद ही कुछ पढ़ो। चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ाया जाता है पहले उसका रिवीजन मेरे भाई। जब तक रिवीजन नहीं होगा तुम कुछ भी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन पहले करो, तभी कुछ और पढ़ो। आज पढ़ाया गया, आज रात को रिवीजन करो। कल पढ़ाया गया, कल रात में रिवीजन करो। हाँ, अब आज वाला कल रिवीजन 5 मिनट में चाहोगे कर लोगे, लेकिन आज का आज रिवीजन करना जरूरी है। गलती क्या होती है आप लोग की वह समझो। आज कोई चीज पढ़ाया गया, आज आप रिवीजन नहीं करते तो 5 दिन बाद खोलोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, तो कहोगे सर जी पता नहीं क्या है, कैसे है, समझ में नहीं आया, इतना पढ़ा दिया गया, सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे, हमें लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, इतना सब कुछ है। गलती आपकी थी, आपने रिवीजन नहीं किया। गलती आपकी थी, आपने रिवीजन नहीं किया। इसलिए रोज का रोज रिवीजन, तब काम आगे बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो सबका दिन शुभ हो। ठीक है, सबको हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। ठीक है, चलो मिलेंगे कल की क्लास में।